Good morning everyone. Myself Mrs. Hemlata Sahu, Assistant Professor Chemistry, Government TB Girls PG College रायपुर। आज मैं आप लोग को MSc सेकेंड सेमेस्टर की फर्स्ट पेपर के थर्ड यूनिट एडिशन टू कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड है, उसका एक पोर्शन हाइड्रोजनेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड एरोमेटिक रिंग्स के बारे में लेक्चर डिलीवर करूँगी। What are the contents I am going to discuss? Introduction, components of hydrogenation, catalysts, its type, supporters, और mechanism of catalytic hydrogenation, hydrogenation to alkene alkyne aromatic ring, rules जो कि rate of hydrogenation को govern करते हैं, application. Now first let's see what is hydrogenation. Hydrogenation क्या है? Hydrogenation means to treat with hydrogen. मतलब ऐसा कोई भी प्रोसेस जिसमें किसी मॉलिक्यूल को अपन हाइड्रोजन से रिएक्ट करा के प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं, अपन इसको हाइड्रोजनेशन करते हैं। जनरली ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को प्रोडक्ट में सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए इस प्रोसेस का उपयोग में लाया जाता है। क्योंकि ये प्रोसेस थर्मोडायनेमिकली स्टेबल नहीं है, इसलिए ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर और प्रेशर में ये नहीं होता और हमको इसके लिए कैटलिस्ट की आवश्यकता होती है। Now what are the components of hydrogenation process? 3 components are there. पहला है हाइड्रोजन सोर्स, दूसरा सबस्ट्रेट जैसे कि एल्कीन एल्काइन कार्बोनिल कंपाउंड, तीसरा अपना है कैटलिस्ट। हाइड्रोजन सोर्स मतलब अपन को इस प्रोसेस के हाइड्रोजनेशन के प्रोसेस के लिए हाइड्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है। पहला तो अपन इसके लिए हाइड्रोजन गैस को सीधे उपयोग में ला सकते हैं। इसके लिए अपन को हाइड्रोजन गैस जो है स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस या जिसको अपन बोलते हैं स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग प्रोसेस में, जिसमें अपन मीथेन या किसी नेचुरल गैस को स्टीम के साथ रिएक्शन करा के हाइड्रोजन गैस प्राप्त करते हैं। CH4 H2O से रिएक्ट करके CO और H2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये रिएक्शन स्ट्रांगली एंडोथर्मिक है, इसलिए हाई टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। दूसरा है कि अपन किसी हाइड्रोजन डोनर जैसे कि फॉर्मिक एसिड, आइसोप्रोपेनॉल, डाइहाइड्रोएंथ्रासीन, ऐसे कई कंपाउंड हैं जिनका अपन डिहाइड्रोजनेशन करके भी हाइड्रोजन प्राप्त करते हैं। ये रिएक्शंस हैं। फॉर्मिक एसिड पैलेडियम के प्रेजेंस में अपन को CO2 और H2 दे रहा है, आइसोप्रोपेनॉल भी एसीटोन और हाइड्रोजन दे रहा है और हाइड्रोजन भी N2 और H2 दे रहा है। नाउ व्हाट आर द सबस्ट्रेट? सबस्ट्रेट का मतलब होता है किन मॉलिक्यूल्स पे अपन हाइड्रोजन को ऐड करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, उनको अपन बोलते हैं सबस्ट्रेट। जैसे कि इसके लिए एल्कीन, एल्काइन, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, नाइट्रो कंपाउंड्स को अपन यूज़ करते हैं, जिसका अपन हाइड्रोजनेशन करके या अपन सैचुरेटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड कंपोनेंट जो होता है वो होता है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट 2 प्रकार के होते हैं, अपन जानते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस में कैटलिस्ट मीडियम में पूरी तरीके से डिसॉल्व होकर कैटालिटिक एक्टिविटी शो करता है, जबकि हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता। पहले अपन देखते हैं हाइड्रोजनेशन के लिए जो अपन होमोजीनियस कैटलिस्ट उपयोग में लाते हैं। ये जो कैटलिस्ट होता है जनरली कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, ज़्यादातर ट्रांजिशन मेटल्स जैसे प्लेटिनम ग्रुप के मेटल्स होते हैं, रोडियम, रुथेनियम, इरिडियम, इनके कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को अपन होमोजीनियस कैटलिस्ट के उपयोग में लाते हैं। अपन वेल नोन एक एग्जांपल है विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट जो कि डाइक्लोरो ट्रिस ट्राइफेनाइल फास्फिन रुथेनियम, जो अपन देख सकते हैं स्लाइड में। इसी प्रकार से एक और अपन देख रहे हैं साइक्लोऑक्टाडाइन रोडियम क्लोराइड का डाइमर जो है, ये होमोजीनियस कैटलिस्ट के एग्जांपल्स हैं। इसी प्रकार से हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट अपन इसमें क्या करते हैं, जो चूँकि ये जो प्लेटिनम ट्रांजिशन मेटल्स ये बहुत प्रीशियस होते हैं, अपन पूरी के पूरे उपयोग में नहीं लाके इसमें अपन क्या करते हैं, इन मेटल्स का एक थिन लेयर या इसका को अपन किसी सपोर्टिंग सिस्टम में अपन इसकी थिन लेयर को बना देते हैं। जैसे कि ये जो होते हैं सपोर्ट लेते हैं, इसको अपन बोलते हैं कैटलिस्ट सपोर्टर, जैसे कि एक्टिवेटेड कार्बन, एल्यूमिनिया, कैल्शियम कार्बोनेट या फिर बेरियम सल्फेट। इसके लिए जैसे कि एक वेल नोन एग्जांपल अपन जानते हैं लिंडलर कैटलिस्ट, जिसमें पैलेडियम जो होता है कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर डिसॉल्व हो जाता है और ये इसको लेड या सल्फ़र के लेड एसीटेट या सल्फ़र के कंपाउंड्स के द्वारा या फिर क्यूनोलिन के द्वारा इसको पॉइजन कर दिया जाता है। तो ये होते हैं
heterogeneous catalyst. Now why there is need of catalyst? कैटलिस्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अपन जानते हैं कि हाइड्रोजनेशन हालांकि एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, परंतु ये क्रिया शुरू करने के लिए अब जो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दैट इज़ वेरी हाई, यहाँ पे इस डायग्राम में एनर्जी रिएक्शन डायग्राम में अपन देख रहे हैं कि कैसे जो रेड लाइन है वो दिखाता है कि जब रिएक्शन कैटलिस्ट के एब्सेंस में हो रहा है, ब्लू लाइन दिखा रहा है कि रिएक्शन जब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। दोनों को कंपेयर करने से समझ आ रहा है कि एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन जब कैटलिस्ट के प्रेजेंस में बहुत कम हो जाती है, इसीलिए ये रिएक्शन आसानी से हो जाता है। नाउ हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का जो हाइड्रोजनेशन ये 3 स्टेप्स में होता है। पहले स्टेप में क्या होता है, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होता है जो अपने जो कैटलिस्ट का जो मेटल एटम है उसके सरफेस पे एड्जॉर्ब होता है, उसके सरफेस के साथ एक मेटल टू हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। पहले हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड है। नाउ इट इज़ ब्रोकन एंड a न्यू वीक मेटल टू हाइड्राइड बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड इज़ फॉर्म्ड। इस प्रकार से मेटल और हाइड्रोजन के बॉन्ड में मेटल और हाइड्रोजन के बीच में एक वीक बॉन्ड बन जाता है। स्टेप 2 में क्या होता है, जो एल्कीन्स होते हैं वो भी मेटल सरफेस पे एड्जॉर्ब होते हैं और जो मेटल टू कैटलिस्ट जो बॉन्ड होते हैं उसको अब यहाँ पे एल्कीन के केमिकल ऑप्शन के बाद वो वीक होते हैं और पहले कार्बन एटम पे एक हाइड्रोजन पहले इस पर ट्रांसफ़र होता है और स्टेप 3 में जो अगला जो हाइड्रोजन है फिर अगले कार्बन पे ट्रांसफ़र हो जाता है। इस प्रकार जो एक एल्कीन था अब एक एल्केन में कन्वर्ट हो गया और वो कैटलिस्ट के सरफेस को छोड़कर अलग हो जाता है। अब कैटलिस्ट का सरफेस अगले एल्कीन और अलगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए फ्री हो जाता है। अपन ये स्लाइड में देख सकते हैं जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि किस प्रकार से एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है मेटल सरफेस पे एड्जॉर्ब हो रहा है, उसके हाइड्रोजन और मेटल के बीच में बॉन्ड बन रहा है। इसी प्रकार से एल्कीन और एड्जॉर्ब हो रहा है मेटल सरफेस पे। अगले स्टेप में देख सकते हैं एक हाइड्रोजन एल्कीन पे ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके अगले स्टेप में दूसरा हाइड्रोजन जो एल्कीन से ट्रांसफ़र हो रहा है और इस प्रकार से एल्केन बनने या इथेन इस रिएक्शन में दिख रहा है, ये बनने के बाद ये मेटल सरफेस को छोड़कर अलग हो रहा है। इसी प्रकार से जो रिएक्शन होता है हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्काइंस। एल्काइंस का जो भी हाइड्रोजनेशन है वो भी एल्केन के समान है, परंतु एक डिफरेंस ये है कि एल्काइंस या तो पूरी तरीके से भी हाइड्रोजनेट हो सकते हैं या इनका पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो सकता है। जब ये पूरी तरीके से हाइड्रोजनेट होते हैं तो एल्केन्स में कन्वर्ट होते हैं, जैसे पहले रिएक्शन में एक एल्काइन दिख रहा है हाइड्रोजन प्लेटिनम और कार्बन के प्रेजेंस में, ये एक एल्केन में कन्वर्ट हो गया। दूसरे रिएक्शन में अपन देख रहे हैं एल्काइन लिंडलर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में एक सिस एल्केन में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर एक पार्शियल हाइड्रोजनेशन हो रहा है। ये क्यों ऐसा होता है, किस तरीके से एल्काइन का जो है ये जो एनर्जी रिएक्शन डायग्राम दिख रहा है इसमें देखते हैं कि एल्काइन का जो एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, इसका मतलब जिसका एनर्जी हाई है उसकी स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। 2 ब्यूटाइन का अपन देख रहे हैं उसमें टेंडेंसी होगी कि वो हाइड्रोजनेट होकर उसमें सिस 2 ब्यूटीन में कन्वर्ट करने -36.7 दिख रहा है, उतना एनर्जी लॉस करके वो सिस 2 ब्यूटीन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद -28.3 ये एनर्जी लूज़ करके ब्यूटेन में कन्वर्ट होता है। जो ब्यूटेन की एनर्जी बहुत चूँकि कम होती है इसलिए जो एल्काइन की टेंडेंसी होगी हाइड्रोजनेट होके उसको एक एल्केन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी होती है। अगर अपन को उसको एल्केन तक रोकना है तो उसके लिए अपन को उसके अनुसार अपन को कैटलिस्ट का उपयोग करना पड़ता है जो उसके एल्कीन से एल्केन के कन्वर्शन को या उसके हाइड्रोजनेशन को रोक सके। अपन देखते हैं रिडक्शन ऑफ एन एल्काइन टू सिस एल्कीन। जैसे कि मान लो रिडक्शन कर रहे हैं पैलेडियम मेटल, एक मतलब लेडियम एक अपन बात कर रहे हैं जो लिंडलर कैटलिस्ट में होता है, ये बहुत हाईली रिएक्टिव होता है और एक एल्काइन को आसानी से ये क्या करता है, एल्काइन का जो 1 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन ऐड करके उसके आगे उसके एल्केन में कन्वर्ट होने को रोक देता है। अगर लिंडलर कैटलिस्ट में क्या होता है कि पैलेडियम जो मेटल है उसको डीएक्टिवेट या पॉइजन कर दिया जाता है लेड एसीटेट और क्विनोलिन के द्वारा, जिसके कारण ये आगे एल्काइन को एल्कीन से वो कन्वर्ट होने के बाद एल्कीन में कन्वर्ट होने से रोकता है।
इस स्लाइड में अपन एक जनरल रिएक्शन देख रहे हैं। एल्काइन लिंडर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में सिस एल्कीन में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि 2 ब्यूटाइन जो लिंडर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अपन देख रहे हैं कि 2 ब्यूटीन 2 में कन्वर्ट सिस 2 ब्यूटीन में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद अपन देखते हैं रिडक्शन ऑफ एन एल्काइन टू ट्रांस एल्कीन। अगर अपन कैटलिस्ट को चेंज करते हैं तो अपन को प्राप्त होने वाले जो एल्कीन प्रोडक्ट्स हैं वो भी उसके आइसोमर्स प्राप्त हो जाए। पहले में हमने देखा कि सिस एल्कीन मिला, अभी अपन को मिल रहा है ट्रांस एल्कीन। जनरल रिएक्शन दिख रहा है कि अगर अपन एल्काइन का रिएक्शन किसी डिजॉल्विंग मेटल रिडक्शन जैसे कि सोडियम इन अमोनिया, इससे अपन ट्रीट कर रहे हैं तो अपन को एक ब्यूटाइन 2 ब्यूटाइन लेने से ट्रांस 2 ब्यूटाइन मिल रहा है। मैकेनिज़्म को अपन देख सकते हैं इस प्रकार से। एक जनरल एक एल्काइन है जिसमें उसके पाई बॉन्ड है, जिसमें उसके ऑर्बिटल्स दिख रहे हैं, जिसमें एक उसके इलेक्ट्रॉन है। अगर जब सोडियम मेटल जो डिजॉल्व इन अमोनिया है, चूँकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसके एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, सोडियम पॉजिटिव में कन्वर्ट होता है और इसका एक पाई ऑर्बिटल में चले गया इसका इलेक्ट्रॉन, और इस प्रकार से ये जो अभी एल्काइन था वो एक ऐसे इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हुआ जिसमें एक एनायन भी है, मतलब, और एक फ्री रेडिकल भी है, मतलब ये एनायन कार्बन आयन फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हुआ। अगले स्टेप में ये जो अमोनिया से प्राप्त क्या है, एक हाइड्रोजन या फिर प्रोटॉन को गेन करके कर लेता है। अब ये प्रोटोनेटेड हो गया फर्स्ट स्टेप में और एक फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। उसके अगले स्टेप में फिर से ये सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और एक फिर से एक एनायन में कार्बन आयन में कन्वर्ट हुआ, जो अमोनिया के दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन प्राप्त करके फिर से हाइड्रोजनेटेड हो रहा है, और इस प्रकार से वो एक प्रकार से अपन को साइक्लोहेक्सा मीन्स एक ट्रांस एल्कीन में कन्वर्ट हो गया। क्यों ट्रांस एल्कीन बन रहा है, सिस एल्कीन क्यों नहीं बन रहा है? यहाँ पर बात यह है कि बीच में जो इंटरमीडिएट कार्ब एनायन बनता है, कार्ब एनायन जो होता है उसमें जो एल्किल ग्रुप्स होते हैं, ये आर जो होते हैं अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं, अपने से अधिकतम दूरी पे होते हैं। अगर वो एक साइड में होंगे तो उनके बीच में स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल को स्टेबल नहीं रहता। क्योंकि ट्रांस कार्बन आयन भी ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होता है अपन को ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। दिस इज़ द समरी ऑफ एल्काइन रिएक्शन। मान लो से फॉर एग्जांपल हमने 3 हेक्साइन लिया, अगर अपन इसका रिडक्शन हाइड्रोजन और पैलेडियम से करते हैं तो अपन को एक नॉर्मल हेक्सेन मिल रहा है। अपन जब इसका रिडक्शन लिंडर कैटलिस्ट से कर रहे हैं तो सिस 3 हेक्सेन मिल रहा है। अपन जब इसका रिडक्शन सोडियम इन अमोनिया से कर रहे हैं तो ट्रांस 3 हेक्सेन प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से अपन देखते हैं हाइड्रोजनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग्स। एरोमेटिक रिंग्स जैसे कि बेंजीन का हाइड्रोजनेशन अपन करके अपन साइक्लो हेक्सेन प्राप्त करते हैं। चूँकि बेंजीन रिंग बहुत स्टेबल होता है, इसलिए इसके लिए ड्रास्टिक कंडीशन की आवश्यकता होती है। इसके लिए हाई हीट, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर की आवश्यकता होती है। माइल्डर कंडीशन में इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता। अगर बेंजीन रिंग से कोई साइड चेन जुड़ा है जिसमें डबल बॉन्ड है, कार्बोनिल ग्रुप है, तो कई बार ये रिड्यूस हो जाते हैं, परंतु माइल्ड कंडीशन में बेंजीन रिंग बहुत स्टेबल होने की वजह से आसानी से रिड्यूस नहीं होता। जैसे अपन देखते हैं अगले स्लाइड में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें अपन देख रहे हैं कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में अपन देखते हैं कि अगर बेंजीन में अपन कोई एल्कील ग्रुप या एसिल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करते हैं प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड FeCl3, तो अपन को इस प्रकार से उसका एल्कील या एसिल डेरिवेटिव प्राप्त होता है। अगर अपन को कोई लार्ज एल्कील ग्रुप को बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस करना होता है तो उसमें प्रॉब्लम यह आता है कि जो एल्कील ग्रुप है ड्यूरिंग रिएक्शन आइसोमेराइज हो जाता है। जैसे कि अपन प्रोपिल क्लोराइड के साथ बेंजीन की रिएक्शन कर रहे हैं तो एक पॉसिबिलिटी है कि नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन बनेगा, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि आइसोप्रोपिल बेंजीन बन सकता है। तो अपन को डिज़ायर्ड प्रोडक्ट प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, पहले इसका बेंजीन का एक प्रोपिल डेरिवेटिव मीन्स एसिल डेरिवेटिव बना लेते हैं। तो उसमें जैसे कि बेंजीन की AlCl3 की प्रेजेंस में CH3 CH2 COCl से रिएक्शन कराते हैं तो उसका एसिड डेरिवेटिव प्राप्त हुआ, जिसको इसमें कीटोन ग्रुप है हाइड्रोजन पैलेडियम के प्रेजेंस में रिड्यूस हो गया और अपन को नॉर्मल प्रोपिल बेंजीन मिल गया।
इसी प्रकार से अपन बेंजीन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी देखते हैं, जैसे कि मान लो और जो बेंजीन में है इस देख रहे हैं कि जैसे फिनॉल और फिनॉल के जो डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे कैटेकॉल, रिसोर्सिनॉल, ये भी इसका अगर कैटेकॉल है उसको निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अपन हाइड्रोजनेट करते हैं तो जो इंटरमीडिएट बनता है वो एक डाइनॉल है जिसमें डबल बॉन्ड और 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और तो वो अगले स्टेप में चूँकि आइसोमराइज हो जाता है और एक कीटोनिक ग्रुप और हाइड्रोक्सी ग्रुप में रह जाता है और इसके जो डबल बॉन्ड है बेंजीन रिंग के वो रिड्यूस हो जाते हैं। अपन को साइक्लोहेक्सेन 1,2 डाइओन मोनोइनॉल मिला। उसी प्रकार से अपन रिसोर्सिनॉल के केस में साइक्लोहेक्सेन 1,3 डाइओन मोनोइनॉल मिल रहा है। इसी प्रकार से अपन रिडक्शन नाइट्रो ग्रुप का एरिल कीटोन्स का भी करते हैं। जो नाइट्रो ग्रुप्स होते हैं और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होते हैं, ये जो एटम इसमें जो अटैच्ड एटम है वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है और इसकी जो प्रवृत्ति जो होती है दीज आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अगर अपन रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन के द्वारा अपन इसको एक इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप या फिर प्लस इफेक्ट वाले ग्रुप एल्किल या फिर अमीन ग्रुप में कन्वर्ट कर देते हैं। पहले रिएक्शन दिख रहा है जिसमें नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन हो रहा है एमीन ग्रुप में। दूसरे रिएक्शन में 2 नाइट्रो ग्रुप है 2,4 डाइनाइट्रोटोलिन जो कि 2,4 डाइएमिनोटोलिन में कन्वर्ट हो रहा है। इसी प्रकार से मेटा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड भी मेटा अमीनो बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया SN2HCl के प्रेजेंस में। अपन रिएक्शंस में देखते हैं कि अपन अलग अलग कैटलिस्ट के प्रेजेंस में अलग अलग रिएक्शन होता है। फोर्थ रिएक्शन में जो साइड चेन है जिसमें CO CH2 CH2 CH3 मीन्स बेंजल प्रोपिल कीटोन जो अपन को दिख रहा है उसमें CO या कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो रहा है। इक्वेशन नंबर 5 में इसी तरीके से अपन देख सकते हैं कि कार्बोनिल ग्रुप CH2 में कन्वर्ट हो गया। बेंजीन रिंग जिंक मरकरी के द्वारा बेंजीन रिंग कहीं भी अफेक्टेड नहीं है। इसी प्रकार से 6 में भी अपन देखते हैं कि कार्बोनिल और नाइट्रो ग्रुप दोनों रिड्यूस हो गया नाइट्रो एमीन में और CO ग्रुप है CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो गया जबकि बेंजीन रिंग अनअफेक्टेड है। बल्क रिडक्शन जो पहले मैंने डिस्कस किया बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अपन को एल्कली मेटल डिसॉल्व्ड इन अमोनिया और इथेनॉल के सॉल्यूशन में करते हैं तो बेंजीन का साइक्लोहेक्साडाइन प्राप्त हो रहा है। तो पहले स्टेप में अपन को मिलता है एक ऐसा इंटरमीडिएट जो एनायन भी है, फ्री रेडिकल है, जो हाइड्रोजनेट हो जाता है एथेनॉल से प्राप्त हाइड्रोजन से। अगले स्टेप में वो फिर से एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर लेता है एल्किल ग्रुप से और फिर से एक एनायन में कन्वर्ट हो गया जो इथेनॉल के दूसरे मॉलिक्यूल से हाइड्रोजनेट होकर प्रोटोनेटेड होकर अपन को साइक्लोहेक्साडाइन दे रहा है। रूल्स तो जो होते हैं कि रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन को गवर्न करने वाले क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हाइड्रोजनेशन को प्रभावित करते हैं। तो पहला तो है स्टेरिक हिंड्रेंस जिसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन के, और उसी प्रकार से अनस्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड जितना ज़्यादा अनस्टेबल होगा हाइड्रोजनेशन उतना फास्ट होगा। उसी प्रकार से जो लीनियर मॉलिक्यूल का हाइड्रोजनेशन प्लेनर से ज़्यादा होता है और साइक्लिक कंपाउंड्स में जो 3, 4, 5, 6, 7 कार्बन एटम वाले जो रिंग होते हैं वो जनरली उसमें सिस प्रोसेस हाइड्रोजनेशन पॉसिबल है। जो प्रोडक्ट होते हैं सिस होते हैं, जबकि 7 से ज़्यादा 8, 9, 10, 11 वाले होते हैं उनमें जो ट्रांस की स्टेबिलिटी जो है सिस की अपेक्षा कम होती है। और हमने पढ़ा कि जो अनस्टेबल जितना ज़्यादा होता है उसका हाइड्रोजनेशन उतना ज़्यादा है। इसी कारण से जो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन है ट्रांस जो मॉलिक्यूल होंगे उसके सिस की तुलना में ज़्यादा होगा, और जो 12 ऑनवर्ड्स हैं ज़्यादा हैं उनमें जो है सिस का रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन ट्रांस की तुलना में अधिक होता है। एक एग्जांपल दिखा मैंने, इथिलीन है उसका पहले सेकंड कंपाउंड नंबर 2 मोनोइथिलीन डेरिवेटिव और 3 में अपन देख रहे हैं ट्राई मिथिलीन डेरिवेटिव और चौथे में टेट्रा मिथिलीन डेरिवेटिव। तो चूंकि इसमें चौथे में स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा, उससे कम 3 में, उससे कम 2 में, तो इसका जो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा 1 से कम 2, 2 से कम 3 और 3 से कम 4 में। उसी प्रकार से सेकंड मैंने एग्जांपल लिया है इथिलीन है उसमें मोनो एल्किल डेरिवेटिव डाई एल्किल डेरिवेटिव है, उसके आगे इथिलीन है। तो चूंकि अपन देख रहे हैं कि इथिलीन का इसमें जो रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन है चूँकि
इथिलीन सबसे एसिटिलीन जो है सबसे अनस्टेबल है, इसीलिए चूँकि इसलिए इसका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम 2 और उससे कम 3 इस वजह से, और सबसे कम 4 जो कि एक एल्कीन या इथिलीन है। और हमेशा हर स्थिति में जो एल्कीन है एल्काइन की तुलना में कम ज़्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए इनका रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। इसी प्रकार से कंपाउंड, ये एग्जाम्पल नंबर 3 में अपन देख रहे हैं, जो मैंने बेंजीन साइक्लोहेक्सीन है, इसमें डाई मिथिल डेरिवेटिव है। कंपाउंड नंबर 1 2 3 4 में अपन देखते हैं कंपाउंड नंबर 1 के 10 अल्फा मीन्स अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए सबसे ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। और सबसे कम जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं वो कंपाउंड नंबर 3 के बनेंगे, इसलिए रेट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा 3 देन 4 देन 2 देन 1। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसकी कई एप्लीकेशन है फूड इंडस्ट्री में। जैसे कि फूड इंडस्ट्री में अपन देखते हैं मार्गेरीन, जिसको अपन बटर के सब्स्टिट्यूट के रूप में उपयोग में लाते हैं। बटर अपन बहुत सालों से उसका उपयोग फ्राइंग फैट के रूप में और ब्रेड में उसको स्प्रेड करने, केक, पेस्ट्री, सॉस बनाने में करते हैं। ये देखा गया है कि इसमें सैचुरेटेड फैट होता है, और जो कि हार्ट डिसीज़, कोरोनरी डिसीज़ के लिए बहुत ज़्यादा इसकी उपस्थिति से ये सब डिसीज़ होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हेल्थ अथॉरिटीज़ ने 1970 में इसको रिकमेंड किया कि इसका उपयोग ना किया जाए। फिर मार्केट में इसका एक सब्स्टिट्यूट आया मार्गेरिन, जिसमें जो सैचुरेटेड फैट कंप्लीटली सैचुरेटेड नहीं होते, और इसके फ्लेवर और इसका टेस्ट भी लगभग बटर के जैसे है, और इसको उपयोग बटर की जगह में एक रिप्लेसमेंट की तरह करने लगे। वेजिटेबल्स जो ऑयल होते हैं, जैसे कि ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, इस सब में अपन एक जनरल एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं कि इसमें कई कार्बन डबल बॉन्ड होते हैं। अगर अपन इसका हाइड्रोजनेशन करके अपन इसको सैचुरेटेड कंपाउंड में पर चेंज करते हैं, जिसके द्वारा इसके में क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट भी हाई हो जाता है, ये सॉलिड हो जाता है, स्प्रेडेबल हो जाता है, इसमें डिज़ायर्ड टेक्सचर आ जाते हैं, इनकी ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है, और इसका फ्लेवर स्टेबिलिटी भी बढ़ जाता है। ये इस स्लाइड में हम देखते हैं फुली हाइड्रोजनेटेड है, सारे डबल बॉन्ड इसको कन्वर्ट हो गए सिंगल बॉन्ड में, मतलब फुली सैचुरेटेड है, बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होगा, बहुत हार्ड होगा, इसलिए इसका उपयोग कम उपयोगी है। जबकि पार्शियल हाइड्रोजनेशन के द्वारा जो कंपाउंड है ये फ्लेक्सिबल है, इसमें डिज़ायर्ड स्ट्रक्चर, इसमें टेक्सचर है, और इसका उपयोग किया जाता है। मार्गेरीन भी उसी के अंतर्गत आता है। इसमें पर प्रॉब्लम ये होता है कि पार्शियल हाइड्रोजनेशन में ड्यूरिंग हाइड्रोजनेशन इसमें ट्रांस आइसोमर्स बनने की संभावना होती है, जिसके कारण बहुत ज़्यादा हार्ट डिसीज़ की संभावना होती है। क्योंकि सीएस प्रोडक्ट से ट्रांस बनने की संभावना इसलिए अधिक है क्योंकि ट्रांस की एनर्जी लेवल लो होती है कंपैरिजन टू सीस। अब अपन देखते हैं पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी इनका उपयोग किया जाता है, कि जैसे एल्कीन्स को एरोमेटिक कंपाउंड सैचुरेटेड एल्कीन पैराफिन्स या नैफ्थीन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे ये लेस टॉक्सिक और लेस रिएक्टिव होता है। इनका स्टोरेज प्रॉपर्टी भी बढ़ जाता है। ऐसा देखा गया है कि जो एल्कीन्स हैं वो हाइड्रोपेरोक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो गम के जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जो फ्यूल के हैंडलिंग में प्रॉब्लम लाते हैं। इसलिए जैसे एग्जांपल अपन मिनरल टर्पेंटाइन को इसलिए अपन हाइड्रोजनेट कर देते हैं ताकि इसका स्टोरेज बढ़ाया जा सके। और इसी प्रकार से हाइड्रो क्रैकिंग ऑफ हैवी रेसिड्यूज इनटू डीजल इज़ अनदर एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजनेशन। इसी प्रकार से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा हाइड्रोजनेशन का उपयोग करके पहले तो बहुत से अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेट में बना सकते हैं। जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, एल्कीन से रिएक्ट करके ऑक्सो प्रोसेस में अपन एल्किल हैलाइड में कन्वर्ट करते हैं। एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करके अल्कोहल में भी कन्वर्ट करते हैं। एल्डिहाइड्स जैसे प्रोपेन एल्डिहाइड से प्रोपेनॉल, जाइलोस से जाइलिटॉल, पॉलीऑल, नाइट्राइल से अपन प्राइमरी एमिन्स भी बनाते हैं। तो ये हाइड्रोजनेशन के कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उपयोग है। तो इसका फूड इंडस्ट्री में भी उपयोग है, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में भी उपयोग है, या और इसका ये सिंथेटिक उपयोग होता है।
तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने देखा कि किस तरीके से हमने हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन रिंग या फिर एरोमेटिक रिंग का करके किस तरीके से वो करते हैं और किस तरीके से वो हमारे लिए उपयोगी होते हैं, ये हमने देखा। ये रेफरेंसेस हैं जिसका उपयोग मैंने आप तक जानकारी पहुंचाने में किया। आई होप कि आपके लिए ये क्लास उपयोगी होगी। हाइड्रोजनेशन ऑफ डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड और एरोमेटिक रिंग के हाइड्रोजनेशन को ठीक तरीके से समझने के लिए, कैटालिस्ट के रिएक्शन मैकेनिज़्म को समझने के लिए, उसके टाइप्स को समझने के लिए, तो आई होप ये आपके स्टडीज़ में आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।